जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड लेक्चर पर, जिसमें हमारा आज का प्रश्न है कि निकाह से आप क्या समझते हैं। निकाह के आवश्यक तत्व बताते हुए निकाह की प्रकृति स्पष्ट कीजिए कि निकाह संविदा है अथवा संस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इसके उत्तर की बात करें तो निकाह का शाब्दिक अर्थ जो है स्त्री पुरुष के मध्य यौन संभोग को विनियमित करना तथा संतानोत्पत्ति को वैध प्रदान करना। हिदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष के बीच समागम संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान की जाती है। निकाह इबादत भी है और मुआमलात भी है। डॉक्टर जंग के अनुसार विवाह सारतः संविदा होते हुए इबादत है। अब आगे बात करते हैं। मोहम्मद साहब के अनुसार निकाह मेरी सुन्नत है। जो मुसलमान सक्षम है उसे निकाह करना अवश्य चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान निकाह करके आधी इबादत पूरी कर लेता है और बाकी आधी इबादत वह नैतिक जीवन को व्यतीत करते हुए अपने फर्ज को पूरा करता है। निकाह के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे प्रस्ताव तथा स्वीकृति, सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, अनर्हता का अभाव या फिर प्रभाव। प्रस्ताव तथा इसकी स्वीकृति पर बात करते हैं। मान्य निकाह के लिए प्रस्ताव तथा स्वीकृति अनिवार्य शर्त होती है। इसके अनुसार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को निकाह के लिए प्रस्ताव अथवा किया गया हो या फिर अवश्य जो है इसमें मंजूरी होनी चाहिए तथा ऐसा प्रस्ताव उसी बैठक में ही स्वीकार भी कर लिया गया हो। यह प्रस्ताव एवं स्वीकृति संरक्षक एवं अभिकर्ता के माध्यम से भी संपन्न किया जा सकता है। इस अवधारणा को जुनैबा नाम अब्दुल रहमान के मामले में मान्य ठहराई गई। सुन्नी शाखा के अंतर्गत निकाह के वक्त दो पुरुष गवाह की उपस्थिति अनिवार्य होती है, परंतु यदि ऐसा न हो तब कम से कम एक पुरुष तथा दो महिला गवाह होने पर भी निकाह वैध माना जा सकता है। अब बात करें स्वतंत्र सहमति पर, तो इसके अंतर्गत जो है विवाह जो है कि प्रकार ने स्वतंत्र सहमति आवश्यक जो है इसमें बना दी है। इसके लिए विवाह के वक्त दोनों पक्षकार स्वस्थ चित्त अवश्य होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि दिवालिया नहीं होनी चाहिए, मानसिक स्थिति उनकी पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। यह विवाह की प्रकृति था उद्देश्य को समझने तथा प्रस्ताव के अनुसरण में समुचित स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम हो। प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक स्वीकृति जो है प्रस्ताव को निकाह में तब्दील कर देती है, जिसकी सुनिश्चितता काजी द्वारा गवाहों के माध्यम से की जाती है। अब बात करें सक्षम पक्षकार की, तो विवाह के लिए किसी भी पक्षकार को केवल तभी सक्षम माना जाता है जब वो विवाह के लिए विनिर्दिष्ट आयु को पूरा कर चुके हों। इस दृष्टि के से आयु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समीरी। यह पक्षकार की आयु 7 वर्ष से कम है तब उसे निकाह के लिए सम्मत देने हेतु पूर्णतः अच्छा माना जाता है और ऐसा निकाह प्रारंभ से ही बातिल अर्थात शून्य होता है। नेक्स्ट है शरीरी। यदि पक्षकार की आयु 7 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से कम है तब ऐसे पक्षकार को विवाह के समय उसके संरक्षक द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है, परंतु शर्त यह है कि वयस्क होने पर ऐसा पक्षकार खयार उल बुलूग का प्रयोग करके संरक्षक द्वारा दी गई स्वीकृति को विखंडित न करे। नेक्स्ट है बुलूग शब्द हमारा। जब पक्षकार 15 वर्ष की आयु जो है पूरी कर लेता है तो उसे निकाह के लिए वयस्क पक्षकार माना जाता है तथा उसकी स्वीकृति निकाह को वैध निकाह के रूप में स्थापित करती है। अगर 15 वर्ष से कम है तो उसमें जो है संरक्षक की आवश्यकता होगी। अगर 15 वर्ष से भी कम है, 7 वर्ष जैसे, तो ऐसे विवाह को शून्य करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ख्यार उल बुलूग यानी कि यौवनागम का विकल्प। यदि पक्षकार विवाह के समय वयस्क नहीं था और निकाह की सम्मति उसके अभिभावक द्वारा दी गई थी, तब पक्षकार को यह अधिकार होगा कि यह अवश्य या फिर वयस्क होते ही इस अधिकार का प्रयोग करके तो वह विवाह का अनुसमर्थन कर दे अथवा विखंडित कर दे। परंतु यदि ऐसी पक्षकार स्त्री है तब इस अधिकार का प्रयोग उसे तत्काल कर देना चाहिए, और यदि पक्षकार पुरुष है तब यह अधिकार वयस्क होने से तब तक बना रहता है जब तक कि यह संभोग
करके अथवा मेहर अदायगी करके निकाह का समर्थन नहीं कर देता है। यह स्मरणीय बिंदु है कि मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्कता की आयु जो है 15 वर्ष है, परंतु बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार यह आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष तथा स्त्री के लिए 18 वर्ष अभी भी निश्चित की गई है। निकाह के लिए अयोग्यता। निकाह के लिए यह आवश्यक है कि निकाह के पक्षकार किसी विधिक अयोग्यता के अधीन नहीं होने चाहिए। इन अयोग्यताओं को निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्ण अयोग्यता, दूसरा है सापेक्ष अयोग्यता, नंबर 3 है निषेधात्मक अयोग्यता, चौथा है निर्देशात्मक अयोग्यता। अब पूर्ण अयोग्यता पर बात करें तो पूर्ण अयोग्यता से अभिप्राय पक्षकार की उस योग्यता से होता है जिसमें पक्षकारों के मध्य निकाह को पूर्णतया निषिद्ध कर दिया जाता है। उन्हें निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत जाना जाता है। पहला है कराबत। जब पक्षकारों के मध्य पहले से ही रक्त संबंध द्वारा निकाह निषिद्ध होता है तब इसे कराबत कहा जाता है। जैसे कि पुरुष द्वारा अपनी माता, दादी, बहन, भतीजी, पुत्री, पौत्री, बुआ, मौसी इत्यादि से निकाह नहीं कराया जा सकता या फिर नहीं किया जा सकता। दूसरा है मुशारत। विवाह संबंध जो पूर्वतः विद्यमान है उसके कारण पश्चातवर्ती निकाह निषिद्ध हो जाता है। जैसे पत्नी की माता या दादी, पत्नी की पुत्री या पुत्री, पिता की पत्नी, पितामह की पत्नी, पुत्र की पत्नी इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिजा। जब 2 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु को स्त्री अपना दुग्ध पान कराती है तब उस स्त्री एवं शिशु के मध्य रिजा अथवा दुग्ध संबंध बन जाता है, जिस कारण उनके संतानों के मध्य उसी प्रकार का संबंध हो जाता है जैसे कि करापत में निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निषेधात्मक अयोग्यता। यह नियम केवल स्त्री पक्षकारों पर लागू होता है। इसे उपाय द्वारा दूर भी किया जा सकता है, जैसे विवाहित स्त्री द्वारा निकाह, मुस्लिम स्त्री द्वारा गैर मुस्लिम पुरुष से निकाह। अब सापेक्ष अयोग्यता की बात करें तो सापेक्ष अयोग्यता से अभिप्राय ऐसी अयोग्यता से होता है जिसमें कोई ऐसा कारण हो या पहले से विद्यमान हो जो विवाह को अनियमित कर देता है, परंतु उस कारण के समाप्त हो जाने पर विवाह पुनः विनियमित हो जाता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है एक ही समय पर 2 सगी बहनों से निकाह। दूसरा पॉइंट है गवाहों की अनुपस्थिति में निकाह। तीसरा पॉइंट है धर्म भिन्नता के रहते निकाह। चौथा पॉइंट है इद्दत काल में निकाह। पांचवा पॉइंट है पांचवा निकाह। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट जो था निर्देशात्मक अयोग्यता। इसके अंतर्गत ऐसी अयोग्यता जिसमें निकाह करने को यद्यपि मना किया गया है परंतु निकाह दूसरे पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, जैसे गर्भवती स्त्री से निकाह, तीर्थ यात्रा के दौरान निकाह, अपनी तलाकशुदा पत्नी से दोबारा निकाह। ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं निकाह की प्रकृति पर। मुस्लिम निकाह संविदा है अथवा संस्कार। मुस्लिम विधि शास्त्रियों के मध्य यह प्रश्न सदैव विवाद्यक रहा है कि निकाह वास्तव में संविदा है अथवा संस्कार। इसे निम्नलिखित तर्कों के अंतर्गत विवेचना की जा सकती है। निकाह संविदा है। जहाँ तक कि निकाह की संविदा होने का प्रश्न है, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं। जैसे कि निकाह में निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं जो संविदा के लिए भी अनिवार्य है, जैसे प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, पक्षकारों की सक्षमता तथा प्रतिफल की अनिवार्यता इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। निकाह में एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया जाना तथा दूसरे पक्षकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाना जो संविदा का मूल रूप है, निकाह को जो है संविदा से संबंधित होता है। अब हम जो है बात करते हैं कि निकाह में एक पक्षकार द्वारा यह प्रस्ताव जो है किया जाना कि दूसरे जो है इसे स्वीकार कर लें। अब निकाह के संविदा के में जो है बात करें तो ऐसी चीज़ें में जो है क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बात करें तो अगर 2 पक्षों में कोई विवाद होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ पे नियम और शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि ये चीज़ें लागू हो। तो वही चीज़ जो है निकाह में बताई गई है। तो वहाँ पे माना जा सकता है कि निकाह जो है संविदा ऐसा जो है इसमें कहा गया है, माना गया है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं
तथा निकाह के वक्त पक्षकारों का इस प्रकार सक्षम होना कि वह निकाह का उद्देश्य एवं प्रकृति को समझ सके तथा निकाह के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र स्वीकृति प्रदान कर सके। इस बात की अनिवार्यता भी निकाह को संविदा बनाती है कि संविदा की ही भांति निकाह में भी वयस्कता की आयु विनिर्दिष्ट की गई है जो कि 15 वर्ष की होती है। जहाँ तक प्रतिफल का प्रश्न है, संविदा एवं निकाह दोनों में अनिवार्य होता है। निकाह में पत्नी और पति से संभोग प्रतिफल होता है, जबकि पति की ओर से पत्नी को बदले में प्रतिफल के रूप में मेहर अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह स्थापित हो जाता है कि संविदा की सभी आवश्यक शर्तें निकाह में मौजूद रहती हैं, जिस कारण निकाह विशुद्ध रूप से एक सिविल संविदा होता है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद न्यायाधीश महमूद ने अभिव्यक्त शब्दों में यह निर्णय दिया कि निकाह संस्कार नहीं अपितु पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा होता है। सबरुनिसा के मामले में न्यायाधीश मित्तल ने भी यह निर्णित किया था कि मुस्लिम निकाह विक्रय संविदा की भांति एक सिविल संविदा है जिसमें पत्नी संपत्ति तथा मेहर मूल्य होता है। उपरोक्त तर्कों एवं न्यायिक निर्णय के आलोक में निकाह एक सिविल संविदा की होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि निकाह के संस्कार में होने के पक्ष में तर्क। प्रत्येक सभ्य समाज वर एवं कन्या की इच्छा का पूछा जाना तथा विवाह के लिए विनिर्दिष्ट आयु को प्राप्त करना तथा विवाह के लिए नियमित पक्षकारों की स्वतंत्र स्वैच्छिक सम्मति को आवश्यक शर्त के रूप में स्थापित करता है। यह किसी औपचारिकताएं या उन्हें सभी सभ्य समाज में विवाह के दौरान पूरा किया जाता है। मुस्लिम समाज में इनकी विशिष्टीकरण के कारण इन्हें पृथक परिभाषित किया जाना वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए हितकर प्रतीत नहीं होता, बल्कि उन्हें निकाह रूपी संस्था के अस्तित्व में लाने की औपचारिकताओं के रूप में देखा जाना चाहिए तथा निकाह की प्रकृति का निर्धारण इसके उद्देश्य एवं मुस्लिम विधि के स्रोत के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। जहाँ तक प्रतिफल का सवाल है, मेहर के यौवन सुख के बदले प्रतिफल कहा जाना न केवल स्त्री जाति का अपमान है, बल्कि अत्यंत निंदनीय एवं मुस्लिम दर्शन के प्रति बहुत ही असीमित या फिर सीमित अवधारणा है। स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने मेहर को पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति प्रकट किया गया सम्मान होना बतलाया गया। अतः मेहर को संभोग का प्रतिफल कहा जाना अत्यंत निंदनीय एवं तथा सर्वथा अनुचित है। अब्दुल रहीम ने भी निकाह को एक ऐसी मुआमलात संव्यवहार जो इबादत श्रद्धापूर्ण कार्य कहा है। डॉक्टर जंग ने भी इसको निकाह को शारदा संविदा होकर भी इबादत कहा, जबकि मोहम्मद साहब ने निकाह को सुन्नत तथा आधी इबादत कहकर सारे शक सुबह मिटा दिए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निकाह का पवित्र उद्देश्य स्वयं यह प्रकट करता है कि मुस्लिम निकाह एक ऐसा संस्कार है जिसे पूरा किए बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप यह स्थापित हो जाता है कि मुस्लिम निकाह न तो पूर्णतः संस्कार है और न ही पूर्णतः संविदा है, बल्कि संस्कार एवं संविदा का दोनों का ऐसा मिश्रित स्वरूप है जो संविदा की ओर झुका हुआ है। निकाह के प्रकार की बात करें तो मुस्लिम निकाह को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सही निकाह, फासिद, बातिल निकाह। सही निकाह ऐसा निकाह जो निकाह की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए किया जाता है, सही निकाह कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें आवश्यक पूरी होनी चाहिए। पहला है, एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव तथा दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृत अवश्य दी गई हो। दूसरा पॉइंट है, स्वीकृत स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पक्षकार स्वयं चित्त तथा वयस्क होने चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें हमारा, प्रस्ताव व स्वीकृति एक ही बैठक में दी गई हो। पांचवा पॉइंट है, पक्षकार कराबत, मुशारत तथा रिजा संबंधी नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने कराबत, मुशारत और रिजा पहले बताया है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखा है तो थोड़ा बैक जाके उसको देख सकते हैं। बात करेंगे फासिद की, तो केवल सुन्नी शाखा में ही फासिद निकाह के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक पूरी हो चाहिए। पहला है, बिना गवाहों के निकाह। दूसरा है, इद्दत के दौरान निकाह।
तीसरा है मूर्ति पूजक अथवा अग्नि पूजक स्त्री से निकाह। चौथा है दो सगी बहनों से निकाह। निकाह के जो है प्रकार के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं, तो इसी में जो है हमारा जो चीज़ें हैं हमने उसके बारे में बात किया। तो इसमें जो है पांचवा निकाह भी फासिद में दिया गया है, जिससे कि दो सगी बहनों से निकाह के साथ ही पांचवा है ये भी दिया गया था। हमारा लास्ट है बातिल निकाह। बातिल ऐसा निकाह है जो प्रारंभ से शून्य होता है। बातिल निकाह कहलाता है जो जैसे कि रक्त संबंध, ऐसे निकाह जो है विवाह संबंधी के निकाह, दुग्ध संबंधी से निकाह, विवाहित स्त्री से निकाह, अपने तलाकशुदा पत्नी से अवरुद्ध दूर किए बिना निकाह। तो ये चीज़ें जो है निकाह के प्रकार के बारे में हमने बात की, जो कि सही निकाह, फासिद और बातिल निकाह तीनों पे बात की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी तरीके से कि हमने चर्चा किया निकाह पर। संविदा है अथवा संस्कार, उसके हमने गुणों को जाना, दोषों को जाना और उसके नियमों को भी जाना समझा तथा उसके प्रकार पे भी चर्चा की। आई होप आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यह मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हमारा सेशन था, जिसमें हमने बताया कि यह किस तरीके से जो है संविदा है और किस तरीके से यह जो है संस्कार है, तथा यह किस तरीके से जो एक मिश्रित और संस्कार की तरफ जो है झुका हुआ प्रतीत होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।